नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल की। देखिए, इंडिया की ज्योग्राफी को समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले देखिए कि प्रायद्वीप किसको बोला जाता है। ठीक है, पेनिनसुलर। देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का तीन तरफ का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, एक तो इस तरफ वाला हिस्सा, ये वाला रीजन, दूसरा ये वाला रीजन, ठीक है, तीसरा इसके नीचे का रीजन, ये वाला, ठीक है, ये वाला रीजन। तीन तरफ का ये जो रीजन है, ये रीजन किससे घिरा है? ठीक है, समंदर से घिरा है। तो अब देखिए, जब जमीन का अगर तीन तरफ का हिस्सा समंदर से घिरा हो तो उसको प्रायद्वीप बोला जाता है। तो इसी वजह से इंडिया का तीन तरफ का जो हिस्सा है वो किससे घिरा है? समंदर से घिरा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप बोला जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे को समझना। देखिए, मैप के थ्रू इसको अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो ये शायद आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ समझी वो थी, ठीक है, प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसको बोला जाता है? तो देखिए, अगर तीन तरफ से समंदर से घिरा है तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रायद्वीप बोला जाएगा। ठीक, प्रायद्वीप यानी कि इसको पेनिनसुलर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेनिनसुला। पेनिनसुला। अब देखिए, जो इंडिया है, इंडिया में नीचे को तो आप लोगों का, ठीक है, यहाँ ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में तो आप लोगों का समंदर आ गया। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा कवर है किससे? माउंटेन से। अब ये कौन से माउंटेन है? देखिए, माउंटेन की रेंज एक होगी, बट उसको अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाएगा। ये माउंटेन की रेंज यहाँ से शुरू होती है, पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान वाला हिस्सा है वहाँ से ये माउंटेन की रेंज शुरू होती है। इस तरीके से इंडिया को कवर करते हुए रेंज आगे को जाती है। इंडिया के साथ साथ ये नेपाल को कवर करती है। ठीक है, नेपाल को कवर करते हुए ये कुछ इस तरीके से चलती है और यहाँ से ये टर्न ले लेती है। ठीक है, और इस तरीके से ये नीचे की तरफ बढ़ती है। तो अब ये जो रेंज है, इस रेंज को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले इस रेंज को देखिए, एक मिनट रुकिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे को देखिए, जो पाकिस्तान वाला रीजन है, पाकिस्तान वाले रीजन पे ये जो रेंज है, ठीक है, इस रेंज को हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो रीजन है, ऑलमोस्ट इतना जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन बनता है, इस रीजन पे इसको क्या बोला जाता है? हिंदू कुश इसको बोला जाता है, हिंदू, ठीक है, कुश। इस वाले रीजन पे इसको क्या बोला जाता है? हिंदू कुश बोला जाता है। फिर जब ये इंडिया पे एंटर करता है इस तरीके से, तो इंडिया वाला जो रीजन है, इंडिया वाले रीजन में इसको हिमालय श्रेणी बोला जाता है। तो ये जो रीजन बनता है ना, ये इंडिया वाला रीजन, ठीक है, ये पूरा रीजन इस तरीके से, तो इस पूरे रीजन में इसको क्या बोला जाता है? हिमालय श्रेणी यानी कि हिमालय रेंज इसको बोला जाता है, हिमालय। ठीक है, हिमालय या फिर हिमालय श्रेणी, ठीक है, श्रेणी या फिर रेंज इसको बोला जाता है। फिर जब ये इधर से होते हुए, ठीक है, आगे को बढ़ता है और ये ईस्ट वाले हिस्से में चले जाता है। ठीक है, तो ईस्ट वाले हिस्से में यहाँ से जब ये इस तरीके से टर्न लेता है, ऑलमोस्ट यहाँ से मान के चलिए, देखिए रेंज वो एक ही है, बस उसको अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। तो इधर ये जो रेंज है इसको बोला जाता है, ठीक है, इस रेंज को यहाँ नाम दिया जाता है पूर्वांचल पहाड़ियाँ। ठीक है, पूर्वांचल, पूर्वांचल पहाड़ियाँ इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो देखिए, जो रेंज है वो एक ही है,
यहाँ से लेके ये जो पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान वाला रीजन आता है, इधर हिंदू कुश बोलेंगे। फिर यहाँ से जब ये इंडिया में एंटर करती है तो इंडिया होते हुए, नेपाल होते हुए जो रेंज जाती है इधर अरुणाचल प्रदेश इधर तक, तो ये वाले रीजन में इसको क्या बोला जाता है, हिमालय श्रेणी बोला जाता है, ठीक है। और फिर जब ये यहाँ से बैंड लेती है, ठीक है, इस तरीके से बैंड लेती है और ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए नीचे म्यांमार तक जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है, पूर्वांचल पहाड़ियाँ इनको बोला जाता है। तो ये रेंज है पूरी की पूरी हिमालय की। तो एक चीज़ तो आप लोगों ने ये याद रखना है। अब देखिए, अभी मैंने इससे पहले बताया कि अगर कोई लैंड, कोई ज़मीन, ठीक है, तीन तरफ से समंदर से घिरी है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला बोला जाता है। तो इंडिया तीन जगह से क्या है, समंदर से घिरा है। ये इस साइड वाला हिस्सा, ठीक है, इधर ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये वाला हिस्सा जो है तीन तरफ से ये क्या है, समंदर से घिरा है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। अब देखिए साथ साथ ही एक चीज़ और देखिए कि अगर ठीक है, सॉरी, फिजिकली इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि ये तीन तरफ से समंदर से घिरा है और इधर ऊपर जो है ये पूरा हिमालय श्रेणी से घिरा है, ठीक है, हिमालय रेंज इससे घिरा है। तो राजनीतिक रूप से क्या हुआ, फिजिकली इसको मतलब अच्छे से समझने के लिए वो पूरा रीजन जो इन पहाड़ियों और इन समंदर से घिरा है, उस पूरे रीजन को बोला गया भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। इस पूरे रीजन को क्या बोला गया, भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप, ठीक है। इस पूरे रीजन को क्या बोला गया, भारतीय उपमहाद्वीप। कितना रीजन, ये रीजन जो इन पहाड़ियों से, ठीक है, और समंदर से घिरा जो रीजन है उसके अंदर जितने भी देश आएंगे उन सबको क्या बोला गया, भारतीय उपमहाद्वीप बोला गया, ठीक हो गया। अब देखिए इनसे घिरे कौन कौन से देश हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश शामिल हो जाते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आता है, ठीक है, देख लीजिए, सबसे पहले तो ये भारत आ गया, सबसे पहले क्या आ गया, भारत। दूसरे नंबर पे, ठीक है, देखिए ये है नेपाल वाला हिस्सा, ये रीजन कौन सा है, नेपाल वाला रीजन है, तो दूसरा क्या आ जाएगा, नेपाल, ठीक है। तीसरा इधर नीचे पे को देखिए, अच्छा उसी के बगल में देख लीजिए, यहाँ पे को आ जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर क्या शामिल होगा, तीसरा आ जाएगा पाकिस्तान। वो भी तो इन्हीं से घिरा है, ठीक। फिर उसके बाद इधर पे को देखिए, यहाँ पे को आ जाएगा ये भूटान, इधर पे को ये, ठीक है, यहाँ पे को क्या आ जाएगा, भूटान। तो चौथा देश कौन सा हो गया, भूटान। उसके बाद देखिए अगला नीचे पे को क्या आ जाएगा, यहाँ पे को श्रीलंका, ठीक है, लास्ट एंड पे देखिए ये क्या आ जाएगा, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। उसके बाद देखिए साथ साथ ही क्या है, इधर अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आपको, इसमें मैप में मैंने बनाया नहीं है, नीचे की तरफ आप लोगों को क्या दिखेगा, मालदीव दिखेगा। तो अगला क्या आ जाता है, ठीक है, मालदीव, ठीक है, अगला क्या आ जाएगा, मालदीव। और क्या बचा, अच्छा हाँ, और यहाँ पे को बचा क्या, इधर ये वाले रीजन में यहाँ पे को आ जाएगा क्या, म्यांमार, सॉरी बांग्लादेश, यहाँ क्या आ जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है, ये वाले रीजन में। तो अगला क्या बनेगा, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। तो देखिए कुल मिला के कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कितने देश आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, 7 देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, 7 देश आते हैं। अब देखिए, अब आप लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा
कि मैंने बोला कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देशों को रखा है। जो ये जो रेंज है, हिमालय रेंज है पूरी की पूरी, और ये जो समंदर है, ये जितना एरिया कवर करता है उसके अंदर के जो देश हैं उनको किस में रखा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में। अब आप लोगों में से बहुत लोगों का सवाल होगा कि ये पाकिस्तान, तो ये जो रेंज है ये रेंज आगे को इस तरीके से अफगानिस्तान तक भी गई है, तो अफगानिस्तान को क्यों नहीं रखा। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर अफगानिस्तान को नहीं रखा जाता, ठीक हो गया, क्योंकि फिर पॉलिटिकली उसको अफगानिस्तान के अंदर, सॉरी, पॉलिटिकली उसको ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। उसको फिर जो पश्चिमी देश हैं उनमें काउंट किया जाता है। तो टोटल जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें कितने देश आ जाते हैं, 7 देश आ जाते हैं। इनका नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। कि क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि इनमें से कौन कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है या फिर नहीं है, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद कुछ अगली चीज़ें देखिए, यहाँ पे को कुछ एक आधे पॉइंट्स आप लोगों ने और याद रखने हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग समझिए कि इंडिया का जो सबसे नॉर्थ वाला, इधर देखिए सबसे नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ वाला जो हिस्सा है यहाँ पे को, ये वाला जो हिस्सा है, ये नॉर्थ वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं इंदिरा, ठीक है, इंदिरा कॉल इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोला जाता है, इंदिरा कॉल बोला जाता है, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बना देते हैं, ठीक है, चलो ग्रीन से। इसको क्या बोला जाता है, इंदिरा कॉल। और देखिए, जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पे को, ये जो पश्चिमी हिस्सा है इसको बोलते हैं गौर-मोता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गौर-मोता, ठीक है। ये जो पश्चिमी वाला हिस्सा है इस हिस्से को क्या बोलते हैं, गौर-मोता बोलते हैं। और इसका जो सबसे ईस्ट वाला हिस्सा है, ये सबसे ईस्ट वाला हिस्सा, ये है यहाँ पे को अरुणाचल प्रदेश पे, इधर पे को देखिए, यहाँ पे को, ठीक है। तो इसका नाम है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ, ठीक है। ये है किबिथु। अब देखिए, हो सकता है कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको थोड़ा अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाता होगा, बट अब जैसा बुकों में लिखा है मैं उस तरीके से प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, ठीक। ये क्या है, गौर-मोता। यहाँ पे को क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल। इसका सबसे जो ठीक है ईस्ट वाला हिस्सा है, पूर्वी बिंदु, ये क्या है, किबिथु इसको बोला जाता है। और इसका जो सबसे दक्षिण वाला हिस्सा है वो नीचे पे को है, यहाँ देखिए अंडमान निकोबार में, यहाँ पे को आएगा ये। इसका जो सबसे दक्षिण वाला हिस्सा है वो यहाँ पे को आएगा, ये, ठीक है। और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा, ठीक है, पॉइंट। चलो पॉइंट को मैं इंग्लिश में ही लिख लेता हूँ, ये हिंदी में लिखने में थोड़ा स्लिप कर रहा है। तो सबसे इस तरीके से देखिए, सबसे पूर्वी बिंदु यानी कि ईस्ट वाला, ठीक है, ईस्ट वाला जो ईस्ट वाला जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, किबिथु बोलते हैं। और ये किबिथु कहाँ पे को है, ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। किबिथु ये कहाँ पे को है, अरुणाचल प्रदेश पे, ठीक है। सबसे नॉर्थ वाला जो हिस्सा है ये क्या है, इंदिरा, इंदिरा कॉल। और ये कहाँ पे को है, इंदिरा कॉल पड़ता है लद्दाख में, ठीक है। कहाँ पे को, लद्दाख। सबसे जो पश्चिमी हिस्सा है ये क्या है, गौर-मोता, ठीक है, गौर-मोता। अब लोकल लैंग्वेज में हो सकता है कुछ बोलते होंगे, ठीक है। और ये कहाँ पे को है, गुजरात में है। और सबसे जो दक्षिणी बिंदु है ये क्या है, इंदिरा, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पे को है, ठीक है, अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है, ग्रेट निकोबार, वहाँ पे को। चलिए इसको मैं अंडमान निकोबार लिख देता हूँ, ठीक है। अंडमान, वैसे ग्रेट निकोबार बोलेंगे, अंडमान निकोबार, ये कहाँ पे को है, अंडमान निकोबार पे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे।
तो इसको देखिए, मैं रिपीट करूँगा, यहाँ से दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये जो पूरी की पूरी रेंज है, ठीक है, इस रेंज को और इस समंदर से कवर होने वाले हिस्से को क्या बोला, भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, 7 देश हैं, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश। अफगानिस्तान को इसमें इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स देखे, इंदिरा पॉइंट हो गया, इधर किबिथू हो गया, गौरमोता हो गया, ठीक है, और यहाँ पे को लास्ट में क्या हो गया, ये इंदिरा पॉइंट हो गया, जो कि कहाँ पे को है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। देखिए ये जो वीडियो है, आप लोग वीडियो को देखिए, और मैं इसको इसलिए स्लोली बना रहा हूँ ताकि आपको ये देख देख के ही याद हो जाए, आपको इसको रटने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। बस एक दो बार ये वीडियो आप लोग देख लो और आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रट जाएं, ठीक है। और साथ साथ ही इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सको। अब देखिए कुछ फैक्ट हैं, इन फैक्ट को आप लोग क्या करना, नोट करना, ठीक है। ये जो फैक्ट हैं इनको मैं यहीं पे को लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब देखिए जो आपके स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये जो फैक्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो देखिए पहला जो इसमें फैक्ट है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से भारत क्या है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। किसकी दृष्टि से, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या और क्षेत्रफल, पॉपुलेशन और एरिया के बेसिस पर अगर देखा जाएगा तो क्षेत्रफल, ठीक है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है। अभी जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जो भारत की स्थिति बनेगी, अच्छा इसमें ये समझना आप लोग, एक मिनट थोड़ा सा इसको, ठीक है, पेजेस का साइज बढ़ा लेते हैं। चलिए देखिए जैसे ये है ना आप लोगों का, अगर मैं ग्लोब की बात करूं, ठीक है, ये आप लोगों का बनता है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इसमें गोल भी अच्छे से नहीं बन रहा है, एक मिनट रुकना। देखिए भारत की जो लोकेशन है, लोकेशन के बारे में पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उत्तरी जो गोलार्ध है और जो आप लोगों का उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध होता है उसके बेसिस पे भारत की जो लोकेशन है वो क्या है, उस चीज़ को समझना है एक बार, ठीक। ये कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे ये वाला हिस्सा, भारत का इतना हिस्सा, देखिए भारत का ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा खासकर ये, जैसे ये सपोज करो कि ये गुजरात वाला जो हिस्सा आ गया, ठीक है, फिर ये कुछ इस तरीके से चलता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये जाता है। तो देखिए वो रेखा जो, ठीक है, इस तरीके से बनती है, खड़ी रेखा ग्लोब में, हाँ जो ग्लोब होता है, ठीक, ग्लोब में कुछ लाइंस इस तरीके से होती हैं जिनको क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखा बोला जाता है, और कुछ लाइंस इस तरीके से बनती हैं, इनको क्या बोला जाता है, देशांतर रेखाएं बोला जाता है। तो देखिए ये है एक देशांतर रेखा, और यहाँ से ऐसे होके गुजरेगी दूसरी देशांतर रेखा जो भारत के ईस्ट, अब ये वाला हिस्सा पूरा इस तरीके से इधर अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ तक जाएगा, हाँ देखिए इंडिया के मैप पे देखिए, यहाँ से ये इधर कोने पे देखिए, ये वाले कोने पे, ठीक है, इस वाले कोने पे, तो जो लाइन जाएगी वो इस वाले कोने की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बनेगी इस तरीके से दूसरी देशांतर रेखा, ठीक है, इस तरीके से कहीं पे को दूसरी देशांतर रेखा बनेगी।
तो भारत का क्या होगा, ये पश्चिम वाला जो हिस्सा है वो ये वाली देशांतर से टच करेगा, और ईस्ट वाला जो हिस्सा है वो ये वाली देशांतर से टच करेगा। ठीक है, तो ये जो देशांतर है, ये देशांतर आएगी 67 डिग्री 7 मिनट पे। ठीक है, और ये देशांतर आएगी 97 डिग्री 25 मिनट पे। ठीक हो गया। और वैसे ही क्या होगी, अक्षांश रेखा जाएगी। तो देखिए, जब अक्षांश रेखा जाएगी तो ये ऊपर मैप पे देखिए, इधर पे को एक अक्षांश रेखा इस तरीके से जाएगी। देखिए, एक अक्षांश रेखा कहीं इस तरीके से होकर टच कर रही होगी इंडिया को, और दूसरी अक्षांश रेखा कहीं यहाँ पे को देखिए नीचे पे को, हाँ, इस तरीके से होकर टच कर रही होगी। तो फिलहाल मैं इन दोनों को अभी तो डिलीट कर दूंगा। देखिए, जब इस तरीके से ये जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को टच करती हैं, ऊपर की रेखा भी टच करेगी और यहाँ पे को नीचे की जो रेखा है वो भी टच करेगी, तो ये बनेगी अक्षांश रेखाएं। तो देखिए, ऊपर की जो अक्षांश रेखा होगी, अभी मैं फिलहाल इसको खाली ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये खाली समझने के लिए, जो ऊपर के हिस्से को टच करेगी और दूसरी अक्षांश रेखा जो इसके नीचे के हिस्से को टच करेगी। तो ये जो ऊपर के हिस्से को टच करेगी ये है 37 अक्षांश रेखा, हाँ, डिग्री 6 मिनट पे। और ये जो नीचे को टच करेगी ये है 8 डिग्री 4 मिनट पे, 8 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है, ये है उत्तरी अक्षांश पे। अब इंडिया की जो ये है ना पोजीशन है, वो है कहाँ पे को, अगर वर्ल्ड के मैप पे देखोगे तो इंडिया की जो लोकेशन है वो कहीं यहाँ पे को है। जैसे इसमें देखिए एक बार पिक्चर, देखिए ये है, ये अगर ग्लोब बनता है कुछ इस तरीके से, एक मिनट कहाँ चले गया, देखिए ये है, मान लीजिए क्या मान लीजिए इस तरीके से ये ग्लोब बनता है। ठीक है, तो देखिए अगर ये जब एक ग्लोब का रूप लेगा तो इंडिया जो है उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, उस चीज को समझिए एक बार। देखिए, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो अर्थ को दो हिस्सों में बांट देती है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और ये ठीक सेंटर से होके गुजरने वाली क्या है, मान लीजिए देशांतर रेखा है। तो वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखोगे तो आपको इंडिया की पोजीशन यहाँ पे को दिखेगी, ये इतने वाले हिस्से में इंडिया दिखेगा। तो इंडिया कौन से वाले हिस्से में है, ठीक है, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया क्या, नॉर्थ। तो ग्लोब के हिसाब से इंडिया है उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी हिस्से में। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये ऊपर का जो हिस्सा हो गया ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, इधर का जो हिस्सा हो गया ये क्या हो गया, पूर्वी हिस्सा हो गया। तो इंडिया कहाँ पे को स्थित है, उत्तरी गोलार्ध के, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी हिस्से में। ठीक है, कहाँ पे को है इंडिया, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी हिस्से में। ठीक है, तो अब इसमें कुछ और जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप लोग समझना। देखिए, इसमें एक चीज और है, हाँ, जो 23.5 डिग्री, ठीक है, अक्षांश रेखा है वो भारत को बीचों बीच दो भागों में विभाजित करती है, कुछ इस तरीके से। देखिए, ये इंडिया है, तो जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होगी वो इस तरीके से इंडिया को क्या करेगी, ये इस तरीके से इंडिया को
ऐसे दो बराबर पार्ट्स में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। इस तरीके से होके क्या होती है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। ये क्या है, 23.5 डिग्री, ठीक है, अक्षांश रेखा। तो ये जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कर्क रेखा इसको बोला जाता है। तो ये जो कर्क रेखा है, तो क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का कि एक कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। और वो कौन कौन से हैं, गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है उसको देखिए एक बार। मित्र पर गमछा, ठीक है, झाड़, ये आप लोग याद रखना, मित्र पर गमछा झाड़। तो मी मतलब क्या हो जाएगा, मी मतलब हो जाएगा मिजोरम, मी मतलब क्या हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है। त्र मतलब क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा। प मतलब क्या हो जाएगा, प मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, प मतलब क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। रॉ क्या हो जाएगा, ये हो गया मी, ठीक है, ये हो गया त्र, ये हो गया प, फिर आता है रॉ। तो रॉ क्या हो जाएगा, रॉ मतलब हो जाएगा राजस्थान, रॉ क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। गौ क्या हो जाएगा, गौ हो जाएगा गुजरात, गौ क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। मौ क्या हो जाएगा, मौ हो जाएगा मध्य प्रदेश, मौ क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। छ क्या हो जाएगा, छ क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, वहां पे को छा लिखा है, चलो समझ निकले हुआ वो, छत्तीसगढ़, ठीक। और झाड़ क्या हो जाएगा, ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है, झाड़, ठीक है, झाड़ मतलब झारखंड, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हिंदी मेरी वीक है, हाँ, झारखंड होता है या फिर झारखंड होता है, वो थोड़ा सा, हाँ जो भी है समझ तो गए हो गए। 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मित्र पर गमछा झाड़ यानी कि मी मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो आप लोगों की ये वाली रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री जो आप लोगों की अक्षांश रेखा है, ये कितने राज्यों से होके गुजरती है। तो ये टोटल 8 राज्यों से होके गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, मित्र पर गमछा झाड़। एक चीज़ तो ये बना। अब देखो है क्या ना, कभी कभार जो आप लोगों का स्टेट के एग्ज़ाम है और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है। क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से होता है, उस चीज़ को समझना है एक बार। अगर आपका स्टेट का एग्ज़ाम है, वो कोई सा भी स्टेट हो, ठीक है, तो स्टेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य या फिर, ठीक है, हाँ, इनमें से कौन सा राज्य या फिर कौन से राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं या फिर नहीं गुजरते, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बन जाएगा और ऑप्शन दे देगा आप लोगों को, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कौन से राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरते आ गया, क्वेश्चन में है नहीं गुजरते, तो नहीं गुजरते या फिर नहीं गुजरता, तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी कुछ ऐसे तेलंगाना वगैरह कुछ भी, मतलब ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो स्टेट का एग्जाम बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की आप लोग तैयारी करते हैं तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चन बनेगा किस तरीके से बनेगा, देखिए आपको चार, ठीक है, आपको चार सिटीज़ के नाम दिए हो सकते हैं, ठीक हो गया, या फिर हाँ वैसे ज़्यादातर तो सिटीज़ के ही नाम देंगे, चार सिटीज़ के नाम दे दिए और ये पूछा जाएगा, चार पांच मतलब कुछ इस तरीके से सिटीज़ के नाम दे देंगे और ये पूछा जाएगा कि इनमें से सबसे नज़दीक, ठीक है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन सी सिटी होगी, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन सी सिटी पड़ेगी। अब देखिए नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि एक दो सिटीज़ की लोकेशन तो पता होती है, लेकिन क्या होगा तीसरी चौथी में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, या फिर चारों ऑप्शन में से एक सिटी ऐसी होगी जिसके बारे में कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये एग्जैक्टली लोकेट कहाँ पे को होगी। तो इसलिए क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि कर्क रेखा के आसपास की, ठीक है, कर्क रेखा के आसपास की सिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो अब बहुत ज़्यादा, अब देखिए सारी सिटीज़ को तो हम नहीं रट सकते हैं, अगर हाँ हम डेली मैपिंग करते हैं, हल्का फुल्का भी हमको आइडिया है तो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ क्या बोलते हैं कि ये कर्क रेखा के थोड़ा नज़दीक हो सकती है या फिर कर्क रेखा के थोड़ा दूर हो सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में उठाए जाते हैं कि यहाँ तो जो स्टेट वाला है उसमें तो सीधे सीधे वो ठीक है ये स्टेट के बारे में पूछ लेगा, कौन सा इससे गुजरता है कौन सा नहीं गुजरता है। यूपीएससी में थोड़ा सा ये चीज़ों को टिपिकल बना दिया जाता है कि वो तीन चार सिटीज़ के नाम दे दिए और पूछा कि इनमें से कौन सबसे नज़दीक पड़ेगी, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में ना कन्फ्यूज़न बने रहता है हमेशा, ठीक है। हो सके तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो वरना छोड़ दो इसको। ये हो गया। अब देखिए भारत का जो विस्तार है ना, अगर मैं इसके पश्चिम से बात करूं, मैं इसकी ये जो पश्चिम वाला हिस्सा है, पश्चिम वाला हिस्सा और पूर्व वाला हिस्सा, अगर ये पश्चिम और पूर्व वाले हिस्से के विस्तार की बात करूं तो देखिए ये विस्तार इतना है कि जो टाइम अगर आप लोग देखोगे तो गुजरात का टाइम और इधर अरुणाचल प्रदेश में किबिथु का टाइम, इन दोनों के समय में, ठीक है, इन दोनों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए क्या होता है ना, एक मानक रेखा खींची जाती है। आप लोगों को ये, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे मैं इसको अभी आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा कि जो ग्रीनविच टाइम है उसके हिसाब से, ग्रीनविच लाइन है उसके हिसाब से क्या होता है, टाइम सेट होता है, ठीक है। तो ग्रीनविच लाइन के लेफ्ट के देश, और सॉरी राइट के देश, और ग्रीनविच लाइन के लेफ्ट के देश, तो जो राइट के देश हैं उनमें टाइम आगे चलेगा, लेफ्ट के जो देश हैं उनमें टाइम पीछे चलेगा, इस तरीके से। तो अगर खाली इंडिया का विस्तार देखेंगे तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो अब इतनी बड़ी कंट्री है, इसकी जो विड्थ है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्या होता है, देखिए गुजरात और इधर पे को अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों की टाइमिंग में ऑलमोस्ट 2 घंटे का अंतर आ जाता है। मीन्स कि अगर यहाँ पे को 5 बजा होगा तो यहाँ पे को कितना बज जाएगा, 7 बज चुका होगा। तो 2 घंटे की टाइमिंग का इसमें अंतर आ जाता है। तो इसलिए क्या होता है, पूरे देश की टाइमिंग एक जैसी रहे, इसलिए क्या होती है, एक मानक रेखा खींची जाती है, ठीक है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कितने डिग्री में खींची जाएगी, कुछ इस तरीके से खींची जाएगी ना मानक रेखा, यहाँ से इस तरीके से नीचे को खींची जाएगी मानक रेखा। तो उस मानक रेखा के हिसाब से ही टाइम बताया जाएगा। तो ये जो मानक रेखा खींची जाती है ये 82.5 डिग्री पे खींची जाती है, ठीक है। भारतीय जो मानक रेखा है, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, समय रेखा, ये क्या है, मानक समय रेखा ये है 82.5 डिग्री पे ये मानक समय रेखा खींची जाती है, ठीक। अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है, उस लोकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है।
ये जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है ना, वो ये है आप लोगों की। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे को देखिए मेरे साथ एक बार। इसको मैं कुछ अलग कलर की पेन से दिखाता हूँ, हाँ, देखने में थोड़ी सी आसानी होगी। राइट, और चलिए इसको हम लोग दिखाएंगे इस कलर की पेन से। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे को देखिए एक बार। भारत का इतना जो पूरा हिस्सा है, ये यहाँ पे को देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये इतना, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है भारत का। ये बाकी का जो हिस्सा है और इधर का जो हिस्सा है, वो एक पतली सी गैलरी के साथ जुड़ा है। ये एक पतली सी गैलरी टाइप की दिख रही है आपको, ठीक है, ये एक पतली सी गैलरी के साथ जुड़ा है। इसको गलियारा बोला जाता है। तो ये जो गलियारा है, इससे बोला जाता है चिकन नेक गलियारा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, यहीं पे को लिख देता हूँ, चिकन नेक गलियारा इसको बोला जाता है। चिकन नेक गलियारा इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो चिकन लेग गलियारा है ना, ये क्या करता है, देखिए, ये इंडिया के दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक। किसका काम करता है, इंडिया के दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। और ये है सिलगुड़ी में स्थित, ठीक है। कहाँ पे को, इसको सिलगुड़ी गलियारा भी इसको बोला जाता है। चिकन नेक गलियारा, या फिर इसको आप लोग क्या बोलोगे, सिलगुड़ी गलियारा इसको बोलेंगे, ठीक है। इसमें अगर कोई वैसी इमेज है तो वैसी इमेज में एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये कौन सी इमेज है, नहीं ये तो कुछ और ही आ गया। चलिए वो वाली इमेज नहीं मिल रही है। तो ये जो गलियारा है, इसको क्या बोलते हैं, चिकन नेक गलियारा, या फिर इसको सिलगुड़ी गलियारा भी बोला जाता है, ठीक है। सिलगुड़ी, इसको मैं लिख देता हूँ, हाँ, हिंदी में सिलीगुड़ी, ये यहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे को लिख देता हूँ इसका नाम। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, सिली, ठीक है, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी गलियारा भी इसको बुलाता है। चिकन नेक गलियारा या फिर सिलीगुड़ी। देखिए ये लिखने में पिकन जैसा दिख रहा है, पिकन नहीं, चिकन लेग गलियारा है, हाँ, तंदूरी चिकन वाला, ठीक है। सिलीगुड़ी गलियारा, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, चिकन लेग गलियारा भी इसको बोला जाता है, ठीक। तो इन फैक्ट को भी आप लोग क्या करना, याद रखना। अच्छा, इसमें हाँ, एक जो लास्ट का फैक्ट है वो ये है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाँ, ये गुजरात वाले हिस्से से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आप गुजरात वाले हिस्से से होते हुए जाएंगे तो ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री किसके साथ टच करती है, पहले इसको मिटा दूं एक बार। ये जो बाउंड्री है, ये समंदर के साथ टच करती है, ठीक है। इससे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। देखिए ये जो पूरी की पूरी बाउंड्री है इधर पे को, ये पूरी, ये जो गुजरात से इधर से ऐसे ये जो बाउंड्री लग रही है ना, ये पूरी की पूरी बाउंड्री, ये गोल करके इस तरीके से, ठीक है। ये पूरी की पूरी बाउंड्री किससे टच करती है, ओशन से टच करती है। यहाँ पे को हो गया क्या, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। और यहाँ क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, क्या आ जाएगा, बंगाल की खाड़ी। और नीचे क्या आ जाएगा, हिंद महासागर आ जाएगा। तो ये जो तटरेखा है ना, इसकी टोटल जो लंबाई है, ये पूरा अगर इसको इस तरीके से कवर करेंगे, ये इसको बोलेंगे मुख्य भूमि। ये जो ऊपर का हिस्सा हुआ ना, ये भारत की मुख्य भूमि है। ये पूरी की पूरा इंडिया का जो हिस्सा है, ये क्या है, मुख्य भूमि ना। तो ये है इसकी जो लंबाई है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, हाँ, मैं इसको लिखूंगा मुख्य भूमि की लंबाई, ठीक है। चलिए यहीं पे को लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा हिंदी लिखने में दिक्कत है, हाँ, मुझको। मुख्य भूमि की लंबाई की तट रेखा, भूमि की तट रेखा, ये कितनी है, ये है 6100 किलोमीटर, ठीक। अब ये दो क्वेश्चन है, हाँ, इनको ध्यान से समझना, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। देखिए मुख्य भूमि की जो तटरेखा है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर है।
अब देखिए ना, इंडिया के अंदर तो ये सब भी शामिल है, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, ये जितने भी आइलैंड वगैरह यहाँ पे को बनते हैं, लक्षद्वीप वगैरह, इन सबको अगर ठीक है, दमन हो गया, दीव हो गया, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा पुदुचेरी, है ना, इन सबको अगर मिला दिया जाए, ये इस साइड भी हो गए, कुछ आइलैंड इसमें भी है, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो फिर ठीक है, संपूर्ण तटरेखा, संपूर्ण तटरेखा, तटरेखा, तो संपूर्ण तटरेखा जो बनती है वो बनती है 7517 किलोमीटर। अब देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन है ना खाली मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो क्या हो जाएगा 6100 किलोमीटर, और संपूर्ण तटरेखा जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा 7517 किलोमीटर। ये जो यूके का एग्ज़ाम है और यूके SSS का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इनमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और जितना भी मैंने बताया उनमें से क्वेश्चन ऑलरेडी क्या है, कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। तो देखिए ये कुछ फैक्ट है किसके बारे में, इंडिया के बारे में। अब देखिए अभी मैंने ये जो खाली एक रेंज के बारे में बताया है ना, अब इसके अंदर क्या होगा देखिए कि अगला जो हम लोगों का लेक्चर होगा उसमें यहाँ से जैसे काराकोरम जो रेंज आती है, ठीक है, पीर पंजाल जो आती है, पूरी हिमालय रेंज के बारे में पढ़ेंगे, वैसे ही नदियों के बारे में उस आगे को लेक्चर चलते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला लेक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।